हेलो हेलो हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके पसंदीदा डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म यानी कॉमर्स इजीली पे। और जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, मैं लेके आया हूं आप लोगों के लिए क्या, अपना वन शॉट सीरीज हमारी स्टार्ट हो चुकी है। पार्टनरशिप के साथ हमने इस सीरीज का आगाज किया था, जहां फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप आप देख चुके हैं, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको बताया जा चुका है। कौन सा? अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, यानी रिकंस्टिट्यूशन का पहला केस। रिकंस्टिट्यूशन का सेकंड केस, दैट इज चैप्टर नंबर 3, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, भी वन शॉट में आप लोग सॉल्व कर चुके थे। तो पार्टनरशिप की इस यात्रा में जब आगे बढ़ेंगे, बात क्या क्या आ रही है भाई, पार्टनरशिप होती क्या है हम समझ चुके। पार्टनरशिप में किसी भी तरह का कोई बदलाव लाया जाएगा तो क्या क्या ट्रीटमेंट करने हैं, ये भी हम अच्छे से समझ चुके हैं। आगे बढ़ते बढ़ते हमने देखा कि सर, चल रही पार्टनरशिप में अगर किसी एक नए बंदे को इन्वॉल्व करना है, एडमिट करना है, तो उस केस में हमें क्या करना होगा, ये भी वन शॉट में आप लोगों को सिखाया जा चुका है। अब पार्टनरशिप और आगे बढ़ती है, सदियां बीत जाती हैं, सालों बीत जाते हैं, एक अरसा बीत जाता है, और उसके बाद क्या होता है जी, उम्र का तकाजा होने लगता है, पार्टनरशिप को नहीं, पार्टनर्स को। पार्टनर्स की एज होती जा रही है, एंड देन दे रीच अ स्टेज वेयर दे फील लाइक कि यार अब एक ऐसी उम्र आ गई है जब हमें रिटायरमेंट ले लेना चाहिए, कि भाई अब घर बैठ के इतने साल जो गुडविल अर्न करी है, जो प्रॉफिट्स अर्न करे हैं, जो भी फायदा हमें हुआ है, अब उस फायदे का मजा लेने का टाइम आ गया है। अब घर बैठ के एंजॉय करेंगे, विल जस्ट सिट बैक एंड रिलैक्स, यानी नेटफ्लिक्स एंड चिल का टाइम आ रहा है। तो पार्टनर्स क्या कर रहे हैं, द नेक्स्ट प्रोसेस इन पार्टनरशिप वुड बी रिटायरमेंट। एक रिटायरमेंट, एंड थोड़ा सा सैड या थोड़ा सा सीरियस नोट पे अगर हम बात करें तो सेकंड प्रोसेस हो जाएगा द डेथ ऑफ अ पार्टनर। सो दिस इज योर चैप्टर नंबर 4, रिटायरमेंट एंड और द डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो हम ये सिनेरियो अभी देखने जा रहे हैं कि क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें करने होंगे, क्या ट्रीटमेंट्स हमें देने होते हैं इन द केस पार्टनर्स डिसाइड टू रिटायर, या फिर किसी एक पार्टनर की अगर दुर्भाग्यवश हो जाती है मौत, तो हमें क्या क्या ट्रीटमेंट्स यहां पे करने होंगे, ये हम देखते चलेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं विथ रिटायरमेंट, क्योंकि आइडियली और भगवान की दया से हम उम्मीद तो यही करेंगे कि यार रिटायरमेंट ही हो, रिटायरमेंट ही हो, डेथ वाली सिचुएशन। भाई देखिए, मृत्यु जीवन का सत्य है, ये हमें पता है, जो आया है वो जाएगा, है ना, जैसा कि गीता में भी लिखा हुआ है। तो वैसी ही बात हम यहां भी कर रहे हैं, डेथ is a part of life. Death is actually the end of life, but it is still a part of life. तो ये तो होगा, ये हम जानते हैं, death will eventually happen, but there is a scenario where the partner might not die. उससे पहले उन्हें लगता है कि भाई अब इस पार्टनरशिप से थोड़ा सा विराम ले लेना चाहिए, विश्राम कर लेना चाहिए घर पे। तो हाँ, वहां पे हमारे पास ऑप्शन रहता है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर का। तो चलिए देखते हैं फटाफट से। सबसे पहले हम रिटायरमेंट में क्या क्या समझेंगे, हम रिटायरमेंट से एसेंशियली समझते क्या है। जैसे कि assume that there were 4 partners, alright? हम ये मानते हैं कि रिटायरमेंट के लिए केस हमारे पास क्या है, हमारे पास 4 पार्टनर्स हैं, ए बी, 4 छोड़िए 3 की ही बात करते हैं, बात ही खत्म। हमारे पास 3 पार्टनर्स हैं, ए बी एंड सी, ठीक है, यहां मैं एंड लिख देता हूं, ए बी एंड सी, देयर आर 3 पार्टनर्स। अब ये जो पार्टनर्स हैं, इनकी एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है, बहुत सालों तक चली, बहुत अच्छा भी इन्हें लगा, बहुत आगे तक इन्होंने इस पार्टनरशिप को बढ़ा लिया। बढ़ाते बढ़ाते बात ये हो जाती है, दे फील लाइक कि यार अब बस बहुत हो गया है, अब हम में से किसी एक को ऐसा लग रहा है, 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से किसी एक पार्टनर को ऐसा लग रहा है कि यार अब नहीं, नाउ आई फील द नीड कि थोड़ा सा एक स्टेप बैक लेना है, मैं अब आराम करना चाहता हूं। तो यहां पे हम कह रहे हैं देयर आर 3 पार्टनर्स और बी रिटायर्स, हम ये कह सकते हैं बी रिटायर्स। तब हमारे पास सिनेरियो क्या रहेगा, तब हमारे पास सिनेरियो ये रहता है कि आपके पास, मान लीजिए ए बी एंड सी के केस में जो पीएसआर है अपने पास, दैट इज 3:2:1, करेक्ट है। अब 3:2:1 के रेशियो में ए का 3, बी का 2 और सी का 1 है, ये रिटायर हो रहा है। तो 6 हिस्से होते थे, 6 हिस्सों में से 3 हिस्से किसके थे, ए के पास थे, 2 हिस्से बी के पास थे और 1 हिस्सा सी के पास था। अगर ये मैं बोलता हूं इस तरीके से, इफ देयर वर 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 4 5 6, देयर वर 6 शेयर्स, 1 2 3 4 5 6। तो ये जो 3 शेयर हैं ये ए के थे सर,
ये जो दो शेयर हैं ये बी के और ये अकेला शेयर हो गया सी का। ऐसा था अभी तक हमारा सिनेरियो कि देयर वर 3 portions going to A, 2 portions coming to B and 1 portion going to C. Now if B is retiring, अगर B रिटायर हो रहे हैं तो ये जो दो हिस्से अब हैं इसका कुछ ना कुछ तो हमें करना होगा, पक्की बात है। ये दो हिस्से किस तरीके से दिए जाएं भाई? अगर मैं कहता हूं कि इसके बाद, इनके रिटायरमेंट के बाद अगर मैं आपको बोल देता हूं कि नया रेशो हो रहा है 1:1, 1:1 मतलब आधा आधा, तो देखिए ए को तो अभी भी आधा ही बट रहा था। अब अगर मैं बोल दूं आधा आधा मतलब ये दो हिस्से सीधे सीधे हमने सी को पकड़ा दिए कि भाई 6 हिस्से थे, 3 पहले भी ए को थे, अब बोल रहे हैं कि 6 हिस्से होंगे उसमें से भी 3 ही मिलेंगे, तो ए को तो 3 ही मिल रहे थे, ए को अब भी 3 ही मिलेंगे। परंतु अगर मैं कहता हूं कि सी को एक हिस्सा मिल रहा था उसे अब से 3 हिस्से मिलेंगे, तो इसका मतलब सी को हो रहा है क्या? उसका मतलब सी को हो रहा है जी गेन। तो जैसा हमने एडमिशन के टाइम पे देखा था, इन केस ऑफ एडमिशन हमने क्या देखा था? एडमिशन में नॉर्मली जब भी नए पार्टनर का एडमिशन होता है पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे थे। रिटायरमेंट के केस में इसका ऑपोजिट सिनेरियो हो जाता है। रिटायरमेंट के केस में ऑपोजिट सिनेरियो बोले तो जब भी पुराने पार्टनर्स में से कोई एक रिटायर होके जाते हैं तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स जिन्हें कहा जाता है, उनके लिए कोई ना कोई प्रॉफिट होगा ही होगा, उनके लिए गेन होगा। ईदर देयर विल बी नो गेन एज इन द केस ऑफ ए, जैसे हमारे ए के केस में कोई गेन नहीं था, पहले भी 3 हिस्से थे। अब अगर मैं कहता हूं बनने के बाद बराबर बराबर ही बटता है, बी के जाने के बाद जो हिस्सा बचता है उसे हम बराबर बराबर बांटेंगे, तो ए को उसका आधा ही मिलेगा, अभी भी आधा ही मिल रहा था। सी को तो फायदा हुआ, पहले सिर्फ 6 में से एक हिस्सा था, अब 6 में से आधा मिलेगा, तो सी इज गेनिंग। तो हम यहां पे ये बात कह सकते हैं कि इन केस ऑफ रिटायरमेंट normally the continuing partners gain। नॉर्मली कंटिन्यूइंग पार्टनर्स को होता है जी गेन, सिंपल सी बात। अमूमन अगर हम बात करें तो सिचुएशन हम यही देखेंगे कि आपका जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उन्हें गेन ही हो रहा है, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ ही रहा है। ठीक है, चलिए तो अब समझते हैं जरा जो एडजस्टमेंट्स हम चाहते हैं रिटायरमेंट के केस में, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें पढ़ने होंगे, क्या क्या एडजस्टमेंट्स हमें देखने होते हैं। उसमें आते हैं सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या कहता है? ऑब्वियसली द कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज ऑफ रिमेनिंग पार्टनर्स। देन द सेकंड पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। थर्ड पॉइंट इज ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। अब यहां तक अगर आप देख सकते हैं तो आपको कुछ कुछ बात समझ आ रही होगी जो वन शॉट चैप्टर नंबर 2 का हमने किया था, यानी चेंज इन पीएसआर अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। वहां पे रिकंस्टिट्यूशन के केसेस देखे थे और मैंने आपको बताया था कि रिकंस्टिट्यूशन में नॉर्मली हमने देखा है एक पार्टनर या कुछ पार्टनर्स गेन करते हैं, कुछ पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं। अब आपका सवाल उठता है मन में कि सर यहां पे गेन तो आपने बता दिया कि कंटिन्यूइंग पार्टनर्स है उनको फायदा तो होगा, सैक्रिफाइस भैया जो छोड़ के जा रहा है, जो फर्म छोड़ के जा रहा है, द पार्टनर हु इज रिटायरिंग इज डेफिनेटली सैक्रिफाइसिंग। वो अपना शेयर त्याग कर ही तो जा रहा है, त्याग करना सैक्रिफाइस करना ही तो हुआ। वो अपना शेयर छोड़ के जा रहे हैं बाकियों के हिस्से में कि भाई तुम रखो जैसे भी तुम्हें बांटना है आपस में। That means they are sacrificing their share in favor of the continuing partners. So there will be a sacrifice and gain. And since this is reconstitution के केस में हमने देखा है हमें वही ट्रीटमेंट करने होंगे। तो एडमिशन के टाइम पे क्या करते थे? एडमिशन के टाइम पे सर हम करते थे पहले तो कैलकुलेशन करेंगे नए पीएसआर का, उसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो का ट्रीटमेंट दे देंगे, बिल्कुल सही बात है। फिर क्या करते थे? उसके बाद सर गुडविल का वैल्यूएशन और उसका ट्रीटमेंट होता था, एब्सोल्युटली करेक्ट। देन हम बढ़ते थे आगे, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, उसका भी ट्रीटमेंट करते थे, वो भी हम यहां देखेंगे। उसके आगे क्या करते थे? रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, बिल्कुल सर ये भी हम देखते थे। अब यहां तक के सारे सिनेरियो आपने अभी तक देखे हुए हैं। चेंज कहां से आता है? चेंज आता है फ्रॉम पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 इज सेटलमेंट ऑफ अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। यानी जो पार्टनर रिटायर हो रहे हैं वो अगर अपना हिस्सा यहां छोड़ के जा रहे हैं तो बदले में कुछ लेके भी जा रहे होंगे। क्या क्या लेके जाएंगे? जाहिर सी बात है जो कैपिटल अकाउंट
उनका बनेगा। आफ्टर ऑल दी अबव एडजस्टमेंट्स, ये सारे एडजस्टमेंट्स हम कर चुके हैं। सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशियो एडजस्ट कर दिया, उसके बाद गुडविल का जो ट्रीटमेंट है वो हमने कर दिया, उसके आगे रिवैल्यूएशन का ट्रीटमेंट, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस का ट्रीटमेंट। ये सब कुछ करने के बाद जो हिस्सा बच जाता है, उस बचे हुए हिस्से के हिसाब से उनकी कैपिटल पता करेंगे कि भाई इनका जो जो शेयर देना था वो दे दिया है, कैपिटल इनकी ओपनिंग ये थी, उसमें ये सब हमने ऐड कर दिया। अब फाइनली ऑन द डेट ऑफ रिटायरमेंट इनका टोटल कैपिटल बैलेंस इतना बचता है, वो इनको हैंड ओवर करना है, तो वो आप उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब ये ट्रांसफर करने का तरीका हुआ क्या कि कैपिटल बैलेंस जो रिमेनिंग होगा दैट नीड्स टू बी सेटल्ड, या तो एक मुश्त पेमेंट कर दीजिए, एक मुश्त बोले तो लमसम पेमेंट, वन टाइम पेमेंट कि हाँ भैया इतना बैलेंस है, लो पकड़ो ये रहा आपका चेक, चलिए मिलते हैं, या तो वो, या फिर दूसरा ट्रीटमेंट क्या है, यू ओपन अ पार्टनर्स लोन अकाउंट, विच मींस पूरा का पूरा अमाउंट एक साथ नहीं देते हुए आप इस कैपिटल के अमाउंट को ट्रांसफर कर देते हैं पार्टनर के लोन अकाउंट में। यानी इसी कैपिटल को हम पार्टनर से कहते हैं कि सर हम आपको धीरे धीरे ये पैसा चुका पाएंगे, तो एक काम कीजिए, इसको एक लोन की तरह ट्रीट कर लेते हैं। अब लोन के साथ एक बहुत इंटरेस्टिंग केस जुड़ जाता है। क्या है वो केस? आपको याद आ रहा होगा, इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। अब अगर डीड है और डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन इज टू बी प्रोवाइडेड एट कितना, इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन फ्रॉम द पार्टनर विल बी प्रोवाइडेड एट 8%, 10%। अगर डीड कह देता है ऐसा तो हम उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इस लोन को ट्रीट करेंगे। अगर नहीं तो भी पार्टनरशिप एक्ट ने कहा हुआ है, इन द एब्सेंस ऑफ प्रोविजंस इन द पार्टनरशिप डीड 6% की रेट पे आपको इस लोन पे इंटरेस्ट देना होगा। तो दैट बिकम्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके आगे हम एक चीज देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट एंड द लोन अकाउंट ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। भाई इसमें कोई सोचने और देखने की बात है नहीं, एक्चुअली ये हम हर केस में देख ही रहे थे। जब भी आपका रिकंस्टिट्यूशन होता है, रिकंस्टिट्यूशन के बाद आपको एक बैलेंस शीट बनानी होती है, जिसमें हमने ट्रीटमेंट्स देखे थे किस किस का, अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस के दो ट्रीटमेंट हैं। क्या है? या तो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे हो, मतलब सारा का सारा बैलेंस अभी रिकंस्टिट्यूशन पे खत्म कर रहे हैं हम, या हम बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। तो ये जो बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं, ये कहां कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं? रिकंस्टिट्यूशन के बाद बनने वाली बैलेंस शीट में। सेम चीज हमने देखी रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट मेंटेन करेंगे, इसका मतलब आप उसके चेंजेस रिफ्लेक्ट करके दिखा रहे हैं अपनी बुक्स में, यानी जो नई बैलेंस शीट बनेगी वो रिवैल्यूड वैल्यूज के साथ होगी, जिनका ट्रीटमेंट हो चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। तो असेट्स बढ़ रही हैं तो बढ़ी हुई वैल्यू पे दिखाएंगे, कम है तो कम वैल्यू पे दिखाएंगे, लायबिलिटी बढ़ी है तो बढ़ी हुई वैल्यू पे आएगी बैलेंस शीट में, कम हो गई है तो कम हुई वैल्यू पे। और अगर आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाते, यानी टैबुलर फॉर्मेट में या एक स्टेटमेंट फॉर्मेट में आप बताते थे कि नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन क्या है, उस केस में रिकंस्टिट्यूशन के टाइम पे जो बैलेंस शीट नहीं बनेगी उसमें पुराने बैलेंसेस ही आप कैरी फॉरवर्ड करके दिखाते थे। तो बैलेंस शीट बनाना जरूरी है, ये पक्की बात है, और आपको लोन अकाउंट बनाना पड़ेगा। दिस वुड बी डिपेंडेंट ऑन पॉइंट नंबर 5। अगर आप सेटलमेंट लमसम कर रहे हैं तो लोन अकाउंट नहीं बनेगा, सिर्फ बैलेंस शीट बनानी है। लमसम नहीं किया तो भैया लोन अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। Last is again a case that we have seen before at the time of admission, at the time of reconstitution. क्या? Adjustment of capital among the continuing partners. तो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं, डिसाइड करते हैं कि भाई अभी चलो देखते हैं अपनी टोटल कैपिटल इतनी आ रही है, अपना पुराना रेशियो ये था, अब नया रेशियो ये होना चाहिए, तो उस हिसाब से कैपिटल क्या होगी, अकॉर्डिंगली कोई पार्टनर या तो कैपिटल ले आएंगे, कोई पार्टनर कैपिटल विथड्रॉ कर जाएंगे। ठीक है जी, देख लिए हमने 7 केसेस हैं, जिनमें से एसेंशियली शुरुआत के 5 केसेस अगर हम बात करें, 4 केसेस तक यू गाइज ऑलरेडी नो एवरीथिंग, आप लोग सब कुछ देख चुके हैं। बस हमें काम क्या करना है यहां पे, इसमें क्योंकि कुछ सिनेरियोज आएंगे, बिकॉज राइट नाउ हम गेनिंग रेशो की बात कर रहे हैं, तो हमें वो पता करना है कि भाई गेन होगा तो क्या होगा। इसके लिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम निकालते हैं अपने केसेस। तो केस फर्स्ट, व्हाट इज द फर्स्ट केस? पहला केस ये है जब क्वेश्चन साइलेंट है, जब नो इंफॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर। इफ नो इन्फो अबाउट न्यू पीएसआर अमंग कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के नए पीएसआर के बारे में कोई जानकारी अगर आपको नहीं दी है,
तो हम क्या करेंगे, इसका एक क्वेश्चन ले लीजिए, ए बी एंड सी, इनका PSR है कितना बताएं सर? इनका PSR है 3:2:1। अब फाइंड न्यू PSR इफ आपके पास केसेस हैं A retires, that is the first case. Your second case is what? B retires, and your third case is C retires. आपको बताना है नया PSR क्या होगा इन तीनों केसेस में, अगर A रिटायर होते हैं, B रिटायर होते हैं या C रिटायर हो रहे हैं। What would your new PSR be? बता सकते हैं? सिंपल, जो भी रिटायर हो रहे हैं उनका रेशो छुपा लो, बाकी बचा becomes the new PSR। तो A retires, new PSR would be 2:1, B retires 3:1, ठीक है, और C रिटायर्स 3:2। A रिटायर हुए, A का रेशो छुपा लो, 2:1 हो जाएगा। B रिटायर हुए, B का छुपा लीजिए, 3:1 हो जाएगा। C रिटायर हुए, C का छुपा लीजिए, 3:2 हो जाएगा। सिंपल। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, सिर्फ ये कहता है कि भैया नया PSR बता दो, पुराना PSR आपको दे रखा है और बोल रहे हैं इनमें से ये पार्टनर रिटायर हो रहा है, लेट अस अज्यूम इट्स बी रिटायर हो रहे हैं, तो हम क्या बोलेंगे भाई? बी रिटायर हो रहे हैं, बी का शेयर हटा दो, बाकी 3:1 में हो जाएगा, बात खत्म। नाउ यू हैव द न्यू शेयर, यू हैव द ओल्ड शेयर। आप आराम से अपना गेनिंग रेशियो निकाल सकते हैं। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? सैक्रिफाइसिंग का उल्टा कर देना। सैक्रिफाइसिंग में आप लिखते थे ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग में आप लिख देंगे न्यू माइनस ओल्ड, सिंपल सी बात। या सैक्रिफाइसिंग के फॉर्मूले में ही आपका आंसर नेगेटिव आ जाएगा, तो वहां से भी आप ये चीज समझ जाएंगे कि भैया हमारा हो रहा है गेन, ठीक है। चलिए, तो केस नंबर 1 हमने बहुत आराम से देख लिया। देयर वर 3 पार्टनर्स जिनका PSR हमें दिया हुआ था 3:2:1। हमने कहा कि इनमें से कोई भी एक चला जाता है तो क्या होगा, हमने वो निकाल के बता दिया, भैया ये होगा, सिंपल सी बात, ठीक है। चलिए, लेट अस मूव अहेड। हम आते हैं अपने केस 2 पे। अब केस 2 क्या हुआ? अगेन द सेम थिंग, P, Q एंड R पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशो क्या चल रहा है जरा मुझे ये बता दीजिए। अपन लेते हैं, इनका ओल्ड रेशो चल रहा है जी 5:4:3। 5, 4, 9 और 3, 12। 12 हिस्सों में से 5 हिस्से P के, 4 हिस्से Q के और 3 हिस्से R के, ठीक है। तो PQR का PSR हमारे सामने है। नाउ हम बोलते हैं कि Q रिटायर्स, लेकिन यहीं रुक नहीं जाते। Q retires and his share is taken over by P and R equally। आपको अब पता करना है फाइंड न्यू PSR, बात खत्म। इसका सॉल्यूशन क्या करें? अब ये केस हमारा क्या कह रहा है कि भैया 3 पार्टनर्स हैं, उनमें से एक रिटायर होता है और उसका जो हिस्सा है वो पुराने पार्टनर्स यानी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स क्या कर लेते हैं, वो इक्वली टेक ओवर कर लेते हैं। सिंपल सी बात, नो प्रॉब्लम्स, नो इश्यूज, नो कंसर्न्स, ठीक। हम क्या करें, यहां पे तो हम निकालेंगे P और R का न्यू रेशो, ठीक है। यहां पे क्या लिख दें सर? यहां हो जाएगा हमारा गेन का कैलकुलेशन। याद आ रहा है अपना फॉर्मेट जो हमने बनाया था? अब गेन का कैलकुलेशन क्या हो गया सर? P का इतना है, R का इतना है। क्या ले रहे हैं वो? Q का शेयर। Q का शेयर है कितना? 4/12। 4/12 को आधा आधा बांट रहे हैं भाई, 4/12 को आधा आधा बांट रहे हैं, कितना हो जाएगा? व्हाट डू यू गाइस थिंक, क्या हो जाना चाहिए? 4/12 को आधा आधा अगर बांटोगे, 4 से ये गया 3, 4 से ये गया 3, इट कम्स टू 1/6 एंड 1/6। सीधी सीधी बात। What was their old ratio? 5/12, 3/12 प्लस गेन है, ऑब्वियस ही बात है, सॉरी गेन है तो हमें ऐड ही करना होगा। नीचे तो 12 ही आएगा एलसीएम, ठीक है। 12 है, यहां 5 ऑलरेडी है,
यहाँ पे 2 से करेंगे तो ये आ गया सर 7/12। ऑब्वियस सी बात है, अगर नीचे 12 है और ऊपर एक जना 7 ले चुका है तो ये 5 ही आएगा। कैसे निकाला सर? यहाँ पे 3+2, सिंपल सी बात। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारा क्या हो गया? द न्यू PSR बिटवीन P एंड R, न्यू PSR हमारा है 7:5, सीधी सीधी बात, राइट। चलिए, अब इसके अलावा और क्या हो सकता है सर? इसके अलावा हो सकता है एक केस ये, जिसमें हम क्या बोले सर, केस 3 कि इसमें कोई और रेशो हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इट्स एज सिंपल एज दैट कि x, y एंड z PSR क्या है इनका PSR? सर इनका PSR है 3:2:1, ठीक। इनका PSR है जी 3:2:1। अब आपको क्या कहा जा रहा है? Y retires and his share is taken over by X and Z in 2:1 रेशो, ठीक है। 2:1 के रेशो में X और Z ने टेक ओवर कर लिया है शेयर। तो अब हम इसका सॉल्यूशन क्या बनाएं सर? इसका सॉल्यूशन सिंपल सी बात, दिस वुड बी X, ये Z। पुराना रेशो क्या है? 3/6, 1/6। गेन है तो प्लस ही होगा। यहां पे निकाल लीजिए गेन क्या है। X का गेन कितना है? 2/6। Y का शेयर उसको 2/3 में लिया, और सॉरी Z का गेन क्या है? 2/6 Y के शेयर को 1/3 रेशो में ले लिया। अब बता दो इसका आंसर। सिंपल सा आंसर है जी, क्या होगा? 2/9, 1/9, ठीक है। 2/9, 1/9, तो 2/9 यहां जोड़ दीजिए, 1/9 यहां जोड़ दीजिए। हाउ मच डू वी नीड टू? हमें कहां जाना है सर? एलसीएम क्या लगा दें? 18 लगा दो ना, दोनों के लिए कॉमन है। आगे बात, अब 18 के लिए क्या करना है? 6 में तो 3 से इंटू तो 9, इसमें 2 से इंटू 4, 13/18, ठीक है। 13/18 आया। 13/18 यहां है तो ऑटोमेटिकली ये अपने आप 5/18 हो जाएगा ना, क्योंकि दोनों के हिस्से मिलके 18 होने, ऊपर वाले को 13 दे दिए तो इसके 5 ही होंगे या नहीं? यहां से निकाल लेते हैं 3+2, क्योंकि नीचे 18 चाहिए तो इंटू 3 इंटू 2, 3+2 = 5, ठीक है। तो यहां तक समझ गए आप लोग? भाई ये होगा हमारा नया PSR। हमारा न्यू PSR क्या हो गया सर? न्यू PSR हो जाता है 13:5। अब कोई आगे बढ़ के इसका कुछ और निकाल लिया, बोले भाई 36 ले लेंगे, 54 ले लेंगे, कुछ भी ले लो एलसीएम, लेकिन फिर उसको सिंप्लीफाई करोगे तो इट वुड रीच 13:5। इससे ज्यादा सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बिकॉज 13 क्या है? अनलकी नंबर नहीं है, 13 प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बोले तो डिविजिबल बाय इटसेल्फ और द नंबर 1, ठीक। तो ये प्राइम नंबर होने की वजह से इससे ज्यादा सिंप्लीफाई अब आप कर नहीं सकते, ये इससे छोटा नहीं होगा। अब दिमाग लगा के मत बोल देना सर 2 से भी तो बढ़ता है कि 6.5:2.5 कर दें, नहीं, उसको ऐसे ही छोड़ेंगे। इतना सिंप्लीफिकेशन नहीं बोल रहा हूं मैं, ठीक। चलिए जी, तो चेंज इन PSR के केसेस हमने देख लिए। अब इसके बाद आता है हमारा अगला टॉपिक, दैट इज ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल बहुत आसान है, क्योंकि यहां पे ज्यादा दिमाग लगाने का जरूरत ही नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में हम क्या देखते थे? एडमिशन के केस में हमारे पास बहुत सारी चीजें हो सकती थी। देखो, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक, इफ द गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट्स इन द बुक, तो हमें क्या करना है? गुडविल, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट्स, तो क्या करेंगे? विल बी रिटन ऑफ amongst ओल्ड तो नहीं बोलूंगा मैं, ऑल बोलूंगा, amongst all partners in
ओल्ड रेशियो, ठीक है, ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो हम उसको राइट ऑफ कर देंगे सारे पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो के बेसिस पे। बट अगर एग्जिस्ट नहीं करती है तब हमें क्या करना है भैया? एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम क्या करेंगे? अगर मैं कहता हूं गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, अगर सीधा साधा केस ये है कि गुडविल इज बीइंग वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, तो हमें क्या करना होगा? इसको डायरेक्टली एडजस्टिंग एंट्री पास कर दी जाएगी। एडजस्टिंग एंट्री क्या हुई? यहां पे हम लिख देते हैं एडजस्टमेंट एंट्री टू बी पास्ड। और एडजस्टमेंट एंट्री आप लोग सब जानते हैं। व्हाट इज द एडजस्टमेंट एंट्री? एडजस्टमेंट एंट्री हो जाती है सर हमारी, एडजस्टमेंट एंट्री क्या है सर? एडजस्टमेंट एंट्री आती है अपनी, बताओ। एडजस्टमेंट एंट्री है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। अब यहां पे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग की जगह सब्स्टिट्यूट क्या कर दें? कौन गेन कर रहा है सर? गेन कर रहे हैं जो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो हम यहां क्या लिखें? कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट्स डेबिट टू सैक्रिफाइस कौन कर रहा है? द वन हु इज गोइंग अवे, रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। खत्म, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इतने में खत्म हो गया, कुछ नहीं करना उसके आगे पीछे। वैल्यूएशन आप लोग सीख चुके हैं डिटेल में इन चैप्टर नंबर 2। वैल्यू किसी भी मेथड के बेसिस पे करें, द डिटेल्स विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। हमें मैटर करता है उसका ट्रीटमेंट क्या करना था। तो ट्रीटमेंट हमने क्या देखा? अगर ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स है तो हम क्या करेंगे? गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट है, विल बी रिटन ऑफ अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो, एंड इफ द गुडविल इज वैल्यूड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, यानी एग्जिस्ट नहीं करती थी, तो वैल्यूएशन करके हम सीधे सीधे एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे, जो कि होगी क्या? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल। यहां पे गेनिंग पार्टनर्स कौन है? जो कंटिन्यू कर रहे हैं। टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, कौन है सैक्रिफाइसिंग पार्टनर? जो रिटायर होके जा रहा है। तो हमने कर दिया एडजस्टिंग एंट्री के थ्रू ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। चलिए, बात आती है आगे बढ़ते हुए हमारे अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स के ट्रीटमेंट के बारे में। क्या इसके बारे में किसी भी तरह का कोई भी डाउट आप लोगों को है? बिकॉज वीव ऑलरेडी डन चैप्टर नंबर 2, जहां पे हमने देखा क्या होता है ट्रीटमेंट। हमारा ट्रीटमेंट होता है सर, क्या होता है? प्रॉफिट्स अगर बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या कैरी फॉरवर्ड नहीं कर रहे, ये वाली बात आएगी, ठीक है। तो यहां पे हम क्या करें? बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, बैलेंस नॉट कैरीड फॉरवर्ड। तो बैलेंस नॉट कैरीड फॉरवर्ड, और यहां पे हम लिखें बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। ठीक है, आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे या नहीं करेंगे, इस बारे में हमें सबसे पहले फैसला लेना होगा एक तो, ठीक है। विल यू बी कैरीड फॉरवर्ड द बैलेंसेस और नॉट? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिसाइड इज दिस, करेक्ट? ओके जी, आगे आ जाए। अब अगर आप कैरी फॉरवर्ड करते हैं और कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, तो हम उसके रिलेटेड ट्रीटमेंट्स देख लेते हैं। क्या होगा? इफ द बैलेंस इज नॉट कैरीड फॉरवर्ड, accumulated profits क्या करेंगे? will be distributed and losses will be written off amongst all पार्टनर्स इन ओल्ड PSR। और अगर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है हमें, अगर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है तो हम क्या कहेंगे? क्या लिखेंगे यहां?
एडजस्टमेंट एंट्री टू बी पास्ड। क्या हो गई एडजस्टमेंट एंट्री? सेम एडजस्टिंग एंट्री जो अभी हमने गुडविल के केस में देखी थी, विच वुड बी कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट्स डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट। हो गया जी। कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और इसके आगे क्या? अगर स्पेसिफिक रिजर्व्स हैं जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन फंड या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अगर कह लीजिए, उसका ट्रीटमेंट सेम टू सेम वही करना है जो हमने चैप्टर नंबर 2 के वन शॉट में देखा था। तो अगर किसी को उन ट्रीटमेंट से रिलेटेड किसी भी तरह का डाउट है तो करना क्या है? जाना है हमारी प्लेलिस्ट में, वन शॉट की जो प्लेलिस्ट आप लोगों के लिए बनाई हुई है ऑन आवर यूट्यूब चैनल, दैट इज कॉमर्स इजीली। और कर क्या लेना है? उस वन शॉट चैप्टर नंबर 2 को आराम से रिवाइज कर लीजिएगा। डोंट वरी, आप प्लेलिस्ट में इनफैक्ट वीडियो में आराम से उस पॉइंट पे जा सकते हैं। वी हैव पुट अप वेरी एक्यूरेट टाइम स्टैम्प्स। तो टाइम स्टैम्प्स बताए गए हैं उसमें, स्लाइडर में आप आराम से जाके चेकआउट कर सकते हैं विच टॉपिक इज बीइंग टॉट वेयर। तो वहां पे आप डायरेक्टली क्लिक करके उस टॉपिक की स्टार्टिंग पे आके बता सकते हैं, पता कर सकते हैं कि भाई क्या ट्रीटमेंट होने वाला है हमारे स्पेसिफिक जो रिजर्व्स हैं, हमारे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हो या वर्कमैन कंपनसेशन फंड हो। ठीक है, तो वो वीडियो भी चेकआउट करना ना भूलें। चलते हैं आगे। आगे आता है जी हमारा revaluation of assets and reassessment of liabilities. Again, the question that I would like to ask each and every single one of you would be what? इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? क्योंकि यहां पे भी अब हम बात करने वाले हैं दो हमारे ट्रीटमेंट्स की, जो कि क्या हो जाएंगे? हमारे ट्रीटमेंट होने वाले हैं, क्या लिखेंगे हम? balances to be revalued या balances not to be revalued। बोले तो जो बैलेंस शीट बनेगी, क्या आप उस बैलेंस शीट में रीवैल्यूड वैल्यू शो करने वाले हैं या आप उस बैलेंस शीट में अपनी ओरिजिनल जो वैल्यू आ रही थी, ओल्ड बैलेंस शीट में जो वैल्यू आ रही थी, क्या आप वही दिखाने जा रहे हैं? विच ट्रीटमेंट आर यू गोइंग इन फॉर? द फर्स्ट थिंग दैट वी नीड टू डिस्कस इज दैट। ठीक है, तो हम सबसे पहली चीज क्या डिस्कस करें कि सर बैलेंस रिवैल्यू करने हैं या नहीं करने। अब अगर रिवैल्यू करने हैं विच मींस यू आर ओपनिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के केस में आपको पता है क्या होता है, ये थोड़ा सा कलर स्कीम वैसा हो गया, ठीक है जी। हम लिखेंगे द प्रॉफिट स्लैश लॉस ऑन revaluation will be distributed slash written off amongst old partners in their old PSR। और यहां पे हम ओल्ड नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं ऑल पार्टनर्स। ठीक है, जो भी थे हम ऑल पार्टनर्स लिख देते हैं। जितने भी पार्टनर्स थे उनके बीच में उनके ओल्ड PSR में अगर प्रॉफिट हो रहा है रिवैल्यूएशन का तो हम बांट देंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट, अगर लॉस हो रहा है तो दैट वुड बी रिटन ऑफ। इसीलिए मैंने प्रॉफिट स्लैश लॉस और डिस्ट्रीब्यूटेड स्लैश रिटन ऑफ लिखा। बैलेंसेस नॉट टू बी रिवैल्यूड, यानी जो बैलेंस आ रहा है पहले बुक वैल्यू जो चल रही थी उसी को हम अगर आगे कंटिन्यू करके रखना चाहते हैं तो यहां पे हमें करना होगा द नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन
will be given effect to through the following entry, through कौन सी एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। और एडजस्टमेंट एंट्री हमारी क्या है सर? एडजस्टमेंट एंट्री अभी जो हम ऊपर से पढ़ते आ रहे हैं वही होने वाली है कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल स्लैश करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। व्हाट मैटर्स इज ट्रीटमेंट कैसे डिसाइड होगा, डिपेंड करता है वेदर यू आर ओपनिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट और नॉट। इफ यू आर ओपनिंग अ रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम ये वाला ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं जहां पे प्रॉफिट या लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल आइदर बी, एज द केस में बी, डिस्ट्रीब्यूटेड और रिटन ऑफ अमंग्स्ट ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड पीएसआर। अन्यथा हम एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं और ये हम जानते हैं एडजस्टमेंट एंट्री हमेशा पास होती है ऑन द बेसिस ऑफ द सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो। चलिए जी, अब बात करते हैं हम आगे बढ़ते हुए, वेयर वी नीड टू डिसाइड क्या है अब अगला पॉइंट है द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर। द सेटलमेंट ऑफ द अमाउंट ड्यू टू द रिटायरिंग पार्टनर कैसे कैसे हो सकता है, इसके हैं जी दो केसेस या दो मेथड्स। वन इज पेड इन फुल एंड वन इज क्या होगा, ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। अब यहां पे अगेन बात वही आई, क्या आई जी बात? सर बात आप कह रहे हैं वही आई, और वही बात क्या है? वही बात है ये, अगर ट्रांसफर टू पार्टनर्स लोन अकाउंट है तो क्या कहेंगे, विल बी चार्जेबल टू 6% इंटरेस्ट पर एनम मिनिमम। इसका मतलब क्या हुआ, अगर कुछ नहीं भी दिया है तो भी 6% पर एनम की रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। पेमेंट्स विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स में बी क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली, वॉट एवर द केस में बी, जो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ होगा। यहां पे क्या है, पेड इन फुल में आपको नो नीड टू प्रिपेयर partners loan account at the time of retirement। सारा का सारा पेमेंट अगर एक साथ कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर सेटलिंग द कैपिटल अकाउंट ऑफ द पार्टनर। पूरा का पूरा पेमेंट कर दिया तो भाई कैपिटल अकाउंट पार्टनर का आपने सेटल कर दिया। यहां पे पूरा पेमेंट नहीं हो रहा है, पेमेंट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स। पेमेंट विल बी मेड इन इंस्टॉलमेंट्स एंड interest will be charged thereon। इस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा। ठीक है जी, इस पे इंटरेस्ट आप चार्ज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं इसका, मान लीजिए क्या लें एग्जाम्पल इसका, बताएं। अगर मैं आपको यहां पे बोलता हूं
क्या बोलता हूं मैं ये बोलता हूं कि बी रिटायर्स एंड द अमाउंट ड्यू टू हिम is rupees 2 lakh payable in 4 half yearly installments। बी रिटायर होते हैं, अमाउंट जो ड्यू है वो 4 इंस्टॉलमेंट्स में देना है, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है, 4 हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट्स हैं। तो जब पहला हाफ ईयर आएगा 2 लाख में से कितना पे करा जाएगा? 50,000 पे करा जाएगा, लेकिन उस 2 लाख पे 6% की रेट पे आधे साल का इंटरेस्ट भी लगेगा। तो हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट क्या होगी? रुपीज 50,000 प्लस क्या आएगा सर? 2 लाख पे 6% इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ्स। ये दोनों ऐड करके आपको देने होंगे। कितना हो गया जी? 2 लाख का 6% पे 6 महीने का, तो रुपीज 50,000 प्लस 2 लाख का 6% कितना आएगा जी? ये 0 0 गया, 6 से ये मतलब आधा हो जाएगा, तो 3% मान लीजिए, 0 0 लास्ट के 2 0 गए, यानी 2000 इंटू 6 आप जोड़ देते हैं यहां पे 3000, ठीक है, आप जोड़ देते हैं यहां पे 3000 ही आएगा। 1 मिनट, अच्छा ये 6 है, सॉरी 6000 आएगा, माय मिस्टेक। ओके 2 लाख इंटू 6 बाय 12, तो ये तो 3 हो गया अपना, ठीक है, 0 0 2000 इंटू 6 अपना आता है जी 2000 इंटू 3, सॉरी ये यहां से गया, हाउ मच इज दिस? 2 से ये गया 3, ये गया, ठीक है, तो दिस इज 6000 रुपीज। तो योर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बिकम्स 56,000। सेकेंड इंस्टॉलमेंट क्या होगी भाई? सेकेंड इंस्टॉलमेंट 50,000 तो रहेगा, लेकिन अब 2 लाख नहीं है वैल्यू, 1.5 लाख हो जाएगी। तो यहां पे अगर हम सेकेंड इंस्टॉलमेंट की बात करें, सेकेंड इंस्टॉलमेंट, अगर मैं सेकेंड इंस्टॉलमेंट यहां बताऊं तो कितना आया? रुपीज 50,000 प्लस ये हो गया जी 1.5 लाख, क्योंकि 50,000 रीपे हो चुका है, इस पे 6% पूरे साल का, ये आ गया जी 6/12, ठीक है। कितना आया? रुपीज 50,000 प्लस रुपीज, हाउ मच इज दैट? 1.5 लाख का, वही बात आ गई सर, ये गया 2, ये गया 3, ये गया ऐसे 1500 इंटू 3, दैट कम्स टू 4,500। तो सेकेंड इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कितनी आ गई सर? ये आती है 54,500। इस तरीके से आप आगे बढ़ते जाएंगे। ये आपको लोन अकाउंट के रूप में शो करना पड़ सकता है, लोन अकाउंट दिखाना होगा, लोन अकाउंट बनाना होगा। इट्स अ सिंपल अकाउंट, पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, इंटरेस्ट अक्रू हो रहा है और इंटरेस्ट भी पे हो रहा है, रिमेनिंग बच रहा है बैलेंस, ठीक है जी। चलिए, तो यहां तक हमने देख लिया पार्टनरशिप में क्या क्या हमारे चेंज जो हमने देखने थे या हमें जो डिटेल में डिसाइड करना था या बात करनी थी, वो ट्रीटमेंट्स हमने देख लिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज आपको पता है कि भाई प्रिपरेशन करनी होगी बैलेंस शीट की और लोन अकाउंट की। बैलेंस शीट की प्रिपरेशन आपको वैसे भी करनी होती थी, लोन अकाउंट का प्रिपरेशन डिपेंड्स ऑन द मेथड दैट यू आर चूजिंग। अगर आपका मेथड है पेड इन फुल, तो आपको लोन अकाउंट का प्रिपरेशन नहीं करना होगा। इट्स अ वेरी सिंपल थिंग। अगर आपका पूरा हो गया है काम, आपने बना लिया है, सो यू डोंट नीड to pay, so you don't need to prepare a loan account if you paid in full. If you haven't, however, तब आपको बनाना पड़ेगा। इंटरेस्ट आपकी डीड में दिया है तो उतनी रेट पे, अन्यथा 6% पे तो आपको इंटरेस्ट देना ही होता है। आगे बढ़े तो हमारे पास अब जो ट्रीटमेंट आता है, दैट इज द फाइनल ट्रीटमेंट दैट वी नीड टू स्टडी, विच इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। अब कंटिन्यूइंग पार्टनर्स,
अब यहां पे ट्रीटमेंट क्या है? सेम ट्रीटमेंट जो हमने अभी तक किया। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल में क्या देखा था हमने देखा था, ये आप मान लीजिए बिल्कुल वैसा ट्रीटमेंट है जो हमने वहां पे स्टडी करा है। कहां पे? चैप्टर नंबर 2 में। चैप्टर नंबर 2 में आपको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल मैंने यही बताया था कि भाई कैपिटल का एडजस्टमेंट हम कैसे करके देते हैं। कैपिटल का एडजस्टमेंट होता है जी कि पुराने रेशो में आपका कुछ भी था चलेगा, सारे ट्रीटमेंट हमने करे रिकंस्टिट्यूशन के बाद, आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स जो कैपिटल आ रही है उसको हम टोटल कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है फर्म की टोटल कैपिटल ये है। इस कैपिटल को अब नए पीएसआर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब नए पीएसआर में हमें बताना है कि एक एक पार्टनर की कैपिटल क्या होने वाली है। करेक्ट? तो वहां पे हम निकाल लेंगे कि भाई नई कैपिटल इतनी होनी है और उस अकॉर्डिंगली हम बता देंगे किसको कितना लेके आना है, किसको कितना लेके जाना है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल क्या है हमारा, पी क्यू आर थे, उनमें से क्यू रिटायर हो रहे हैं। ठीक है, पी क्यू एंड आर and Q retires. That is what our example says. P, Q and R हैं, उसमें से Q हमारे रिटायर होते हैं। ठीक है, तो मैं यहां बोलता हूं आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, बोले तो आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स ऑन Q's रिटायरमेंट, क्यू के रिटायरमेंट पे सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद द कैपिटल्स ऑफ पी एंड आर रुपीज कितना? सर ये है 3,60,000 एंड रुपीज 2,40,000 रिस्पेक्टिवली। ठीक है जी भाई, 360 और 240 की कैपिटल है। पी की 360 की कैपिटल हो गई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स, आर की 240 की कैपिटल हो गई आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स। न्यू पीएसआर क्या है? इज 1:1। आपको बताना है कि कितनी कैपिटल होगी, कितनी कैपिटल होनी चाहिए पी और क्यू की, और उस अकॉर्डिंगली कौन क्या विड्रॉ करेगा, कौन क्या बोलते हैं लेके आएगा कैपिटल, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस करे, और कौन कितनी कैपिटल विड्रॉ करे, ये आपको अब यहां पे बताना है। तो इसका सॉल्यूशन हम कैसे देखें? हम क्या बोलेंगे? टोटल कैपिटल ऑफ फर्म इज इक्वल्स टू रुपीज 3,60,000 प्लस रुपीज 2,40,000। ठीक है, 360 और 240 हो जाता है टोटल हमारा रुपीज 6 लाख। 6 लाख की टोटल कैपिटल है। अब ये 6 लाख बटेगा कैसे? ये बटेगा बराबर पी और आर में। अगर बराबर बांटना है तो हम यहां लिखें न्यू कैपिटल, यहां लिखें ओल्ड कैपिटल। न्यू कैपिटल बराबर बांटनी है जी 6 लाख, 3 लाख इसकी, 3 लाख इसकी। पुरानी क्या थी सर? इसकी तो 360 थी और इसकी 240। तो ये क्या करे और ये क्या करे? ये करेगा सर 60,000 रुपीज 60,000 विथड्रॉ, और ये भाई क्या करें सर? रुपीज 60,000 इंट्रोड्यूस। ये विड्रॉ करेगा, ये इंट्रोड्यूस करेगा, बात हो गई खत्म। सिंपल सी बात। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। तो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं वो क्या कहेंगे? भाई आज रिटायरमेंट हो गया, सारा एडजस्टमेंट कर लिया, टोटल कैपिटल ये आ रही है, कितनी? मेरी इतनी, तुम्हारी इतनी। अब अपन डिसाइड करते हैं कि नई कैपिटल क्या हो। नई कैपिटल नए पीएसआर के हिसाब से हो। ठीक है जी, नए पीएसआर के हिसाब से बता दो कितनी कितनी होनी चाहिए, फिर देख लेंगे। मुझे कुछ इंट्रोड्यूस कराना है तो मैं लेके आ जाऊंगा, मुझे विड्रॉ करना है तो मैं निकाल के ले जाऊंगा। सेम चीज आपके साथ भी। इफ यू हैव टू इंट्रोड्यूस देन यू ब्रिंग इन द कैपिटल, इफ यू हैव टू विड्रॉ देन यू विथड्रॉ द कैपिटल। दो पार्टनर्स के केस में तो हमारे पास सॉल्यूशन आ ही जाता है कि भाई एक का विड्रॉल वुड बी व्हाट द अदर हैज टू इंट्रोड्यूस।
ठीक है, तो यहां पे ये हुआ हमारा एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ठीक है, अब रिटायरमेंट तक की कहानी तो कर लीजिए। तो कहानी अभी तक कहां पहुंच चुकी है हमारी कि भाई 3 पार्टनर्स थे, 3 दोस्त थे, 3 दोस्त मिले, सोचा कि चलो एक अच्छा बिजनेस अपन चला सकते हैं, लेट अस डू दैट। दे एंटर्ड इनटू अ पार्टनरशिप। हमने फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप समझ लिया, उसमें हमने सारे ट्रीटमेंट देखे कि पार्टनरशिप के क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं, किस किस तरीके से पार्टनरशिप में हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। वी डिड दैट। उसके आगे हम बढ़े, हमने कहा अब ये 3 पार्टनर्स थे, उनको लगा कि यार 3 से काम नहीं होगा, लेट अस इंट्रोड्यूस 1 मोर पर्सन। तीनों सहमत हुए, एक चौथे दोस्त को लेके आया जाता है बिजनेस में। हमने पढ़ा एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में हमने देखे किस किस तरीके से क्या क्या ट्रीटमेंट्स करने होंगे, वो सारे ट्रीटमेंट हमने चैप्टर 3 के 1 शॉट में देख लिए। कहानी बढ़ती है कई सालों बाद, वो आता है ना जैसे मूवीज में दिखाते हैं, कई सालों बाद बच्चे थे वो बड़े हो गए, तो ये बड़े थे वो बूढ़े हो गए। कई सालों बाद ऐसा हुआ, 4 में से एक दोस्त ने बोला कि भाइयों अब ऐसा है, आप लोगों के साथ ये पिछले 25, 30, 40, 50 however many years काम करके बहुत अच्छा लगा, बट अब हमसे ना हो पाएगा। अब हम छुट्टी चाहते हैं, आराम चाहते हैं, तो हम जा रहे हैं जी अपनी फर्म ये छोड़ के। आप लोगों के साथ बहुत अच्छा लगा, लेकिन वही बात, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, तो हम ये दोस्ती नहीं तोड़ रहे हैं, हम बस ये पार्टनरशिप छोड़ रहे हैं। तो वो हो गया हमारा रिटायरमेंट। तो रिटायरमेंट में हमने बात करी, 4 में से कोई एक पार्टनर चला गया, बाकी बचते हैं 3 लोग। अब बात आती है उन 3 दोस्तों में से किसी एक की दुखद दुर्घटनावश या नेचुरल कॉजेस की वजह से हो जाती है क्या, मृत्यु, दैट इज डेथ। तो अब हम देखने जा रहे हैं क्या, द एडजस्टमेंट्स रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ द डेथ ऑफ अ पार्टनर। जी हां, किसी एक पार्टनर की मृत्यु हुई है, तब हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स देखने होंगे, अब हम बात करेंगे यहां। तो सबसे पहले क्या क्या देना होगा एक मृत पार्टनर के जो लीगल एयर होते हैं या जो उनके एग्जीक्यूटर होंगे, उन्हें क्या क्या दिया जाएगा। सबसे पहले तो भाई अमाउंट ऑफ कैपिटल टू द क्रेडिट ऑफ द डिसीज पार्टनर, यानी कैपिटल अकाउंट में जो उनका क्रेडिट बैलेंस है एट द टाइम ऑफ डेथ। हम बहुत सारा एडजस्टमेंट अभी देखेंगे, डेथ के केस में भी हमें एडजस्टमेंट्स करने होते हैं। कुछ एडजस्टमेंट्स वही हैं जो हमने अभी तक देखे थे, यानी रिकंस्टिट्यूशन वाले। कौन कौन से, गुडविल का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, accumulated profits and losses का ट्रीटमेंट सेम रहेगा, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जो डेथ हो रहा है उस केस में भी हिज शेयर विल बी ट्रांसफर्ड या टेकन ओवर बाय द कंटिन्यूइंग पार्टनर्स। तो जो बच रहे हैं उनको हो रहा है बेनिफिट, उन्हें हो रहा है जी मुनाफा, तो उन्हें हम कुछ ना कुछ गेन करके दे रहे हैं। दिस गाय, द पर्सन हु इज डिसीज्ड, हु इज डेड नाउ, विल बी द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। तो एडजस्टमेंट्स वही जो अभी हमने देखे, गुडविल का एडजस्टमेंट वही चीज, ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, तो क्या करेंगे, राइट ऑफ कर दो भैया अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अगर डेथ के टाइम पे वैल्यूएशन कर रहे हैं गुडविल का, क्योंकि रिकंस्टिट्यूशन के केस में वैल्यूएशन करना पड़ेगा, तो वैल्यूएशन करेंगे एज पर चैप्टर नंबर 2। ट्रीटमेंट क्या होगा, वैसा ही जैसा रिटायरमेंट में किया। क्या, एडजस्टिंग एंट्री पास कर दीजिए सर, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स के कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। वहां से फिर हम एक चीज और देखेंगे, अभी तो हम पार्टनर के कैपिटल की बात कर रहे हैं कि भाई कैपिटल में क्या क्या दिया जाना चाहिए। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉस की बात करें तो सेम ट्रीटमेंट रहा हमारा। क्या रहेगा ट्रीटमेंट, हमारा ट्रीटमेंट वही होने वाला है जो अभी पीछे हमने रिटायरमेंट के केस में देखा। बैलेंस कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं या नहीं, अगर रिजर्व्स बैलेंस शीट में नहीं मेंटेन करनी है, रिकंस्टिट्यूटेड बैलेंस शीट में, यानी अभी इसको राइट ऑफ कर दो, तो ऑल द रिजर्व्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, द लॉसेस विल बी रिटन ऑफ अमंगस्ट ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड पीएसआर। अगर बैलेंस कैरी फॉरवर्ड करना है तो फिर एडजस्टिंग एंट्री पास करो। एडजस्टमेंट एंट्री वही चीज, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट डेबिट टू द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स का ट्रीटमेंट हो गया, हमने गुडविल का ट्रीटमेंट भी देख लिया। फिर आता है आपका रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अगेन द सेम थिंग, क्या आप रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे हैं? अगर हाँ, अगर इस सवाल का जवाब है जी हाँ हम बना रहे हैं अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट,
तो आप क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। जो असेट्स इंक्रीज होंगी उससे प्रॉफिट होगा, जो असेट्स डिक्रीज होंगी उससे लॉस। लायबिलिटीज के केस में उल्टा, लायबिलिटी इंक्रीज होगी तो लॉस, डिक्रीज होगी तो प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट या नेट लॉस ऑन रिवैल्यूएशन विल बी, क्या होगा, नेट प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड, नेट लॉस विल बी रिटन ऑफ अमंगस्ट ऑल द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। करेक्ट है, यहां तक सबको समझ आ रहा है। इसके आगे अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है, मतलब जो बैलेंसेस आपके रिकंस्टिट्यूशन से पहले यानी पार्टनर की डेथ से पहले जो बैलेंसेस थे, आप वही बैलेंस आगे कंटिन्यू फॉरवर्ड करना चाहते हैं, नए बैलेंसेस नहीं दिखाना चाहते हैं, तो आप रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलेंगे, आप एक स्टेटमेंट फॉर्मेट बना देंगे और उसमें बताएंगे नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, नेट इफेक्ट पॉजिटिव या नेगेटिव होगा, इसीलिए हम नेट इफेक्ट बोल रहे हैं। नेट इफेक्ट ऑफ रिवैल्यूएशन पॉजिटिव और नेगेटिव विल बी ट्रीटेड इन द एडजस्टमेंट एंट्री। एडजस्टिंग एंट्री क्या हुई, अगेन द सेम एडजस्टिंग एंट्री, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट टू द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ये सारे ट्रीटमेंट कर दिए हैं, इसके अलावा भी कुछ ट्रीटमेंट करने होंगे। ये जो टेक्निकली है ये लास्ट में आता है, हम बता रहे हैं कि क्या क्या देना है, लेकिन ये लास्ट पॉइंट है। सब कुछ सारे एडजस्टमेंट करके जो कैपिटल का बैलेंस बचता है वो हम बताते हैं कि भाई इनको ये दे दिया जाए। इसको पहले इसीलिए रखा, ये मानते हुए कि जब डेथ हो रही है तब जो कैपिटल थी उसमें फिर ये सारे ट्रीटमेंट करते चलो। क्या क्या ट्रीटमेंट भाई, जो कैपिटल का बैलेंस है वो तो है ही, फिर गुडविल का बैलेंस उसमें ऐड कर दो, प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस में जो उनका शेयर आ रहा है वो ऐड कर दो। अगर असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट हो रहा है उससे होने वाले प्रॉफिट और लॉस को भी ऐड कर दो। इसके अलावा और क्या क्या दिया जाए, इसके अलावा दिया जाए एक चीज, the share of profit earned या loss incurred from the beginning of the year till the date of death. Now this point is interesting. ये point interesting क्यों है, क्योंकि ये आपको कंप्यूट करना होता है। ये कुछ ऐसा है जो नया आया है। अभी तक हम जो कर रहे थे रिकंस्टिट्यूशन में, हमने देखा सारे ट्रीटमेंट ऑलमोस्ट सेम थे। दिस ट्रीटमेंट इज न्यू, ये ट्रीटमेंट हम अब देखेंगे नया। और उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप देख चुके हैं, कैपिटल क्योंकि आप बिजनेस हैं, आपने क्या काम में ली थी, अगर डीड में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट हैज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द कैपिटल, यू विल प्रोवाइड दैट इंटरेस्ट। उसके अलावा ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स टिल डेथ। अगर पार्टनर ने मृत्यु तक कोई ड्रॉइंग्स करी हैं और उन ड्रॉइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का ट्रीटमेंट होना है तो वो ट्रीटमेंट भी किया जाएगा, उस अकॉर्डिंगली उनकी कैपिटल कम भी करी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग उनके कैपिटल के अगेंस्ट चार्ज करके कैपिटल को रिड्यूस किया जाएगा, दैट इज सेट। एंड इफ ही ओज एनी सैलरी और कमीशन और बोनस, अगर उन्होंने कोई काम किया था, उनको सैलरी मिलनी थी, कोई बोनस मिलना था, कोई कमीशन मिलना था, तो टिल द डेट ऑफ डेथ उन्हें जो कुछ भी सैलरी बोनस कमीशन का पार्ट बनता है वो भी दिया जाएगा। तो ये सारे ट्रीटमेंट हमें करने होंगे। पीछे के ट्रीटमेंट जो थे वो हम देख चुके हैं, हम पॉइंट नंबर 5 से जो ट्रीटमेंट्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला ट्रीटमेंट है आपका द शेयर ऑफ प्रॉफिट अर्न्ड या लॉस इनकर्ड। अरे, the share of profit earned or loss incurred from the beginning of the year till the date of death। इसका मतलब क्या हुआ, सर मान लीजिए पार्टनर की मृत्यु साल के बीच में कभी होती है, बीमारी से आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या एक्सीडेंटल डेथ है, बट जो भी है सडन है, नॉट समथिंग दैट एकदम से ऐसा हुआ कि भाई बहुत, मृत्यु तो मोस्टली सडन ही होती है, हम यही मान के चलते हैं, डेथ इज सडन ऑलवेज। So the partner was working till date of death. Till the date of death आपके पार्टनर काम कर रहे थे, सही बात है। अब आपके पार्टनर अगर डेथ तक काम कर रहे थे तो उस दिन तक जो भी एक्टिविटीज करी हैं, अगर उन एक्टिविटीज के थ्रू प्रॉफिट अर्न किया गया है तो उस प्रॉफिट में इन भाई साहब का भी कुछ तो हिस्सा बनता है। सिंपल सी बात है, एब्सोल्युटली इन भाई साहब का कुछ तो हिस्सा बनता है। सर आप एकदम सही कह रहे हो, इनका कुछ हिस्सा बनता है, सही बात, तो इन्हें वो हिस्सा देना भी होगा, सही है। वी नीड टू गिव हिम दैट शेयर। अब ये शेयर जो दिया जाएगा, इस शेयर को दो तरीके से देखा जा सकता है। किस किस बेसिस पे, वन इज टाइम बेसिस, द अदर इज
टर्नओवर बेसिस, समय के बेसिस पे देखें या टर्नओवर के बेसिस पे देखें। टर्नओवर बोले तो क्या हुआ सर? टर्नओवर बोले तो सेल्स, ठीक है। अब इसमें हमें क्या देखना है, क्या देखना है सर? टाइम बेसिस का मतलब सिंपल है कि बेटा साल की शुरुआत से अभी तक जो प्रॉफिट अर्न हो जाना चाहिए था। सर अब ये प्रॉफिट अर्न हो जाना चाहिए था, क्या बला है? प्रॉफिट अर्न हो जाना चाहिए था, ये बला है पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यहां मैं आपको बोलता हूं कि अरे ठीक है, यहां मैं आपको बोलता हूं प्रॉफिट्स अर्न्ड ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर रुपीस कितना है जी? पिछले फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट आपने अर्न करा है, मान लेते हैं हाउ मच वुड यू लाइक इट टू बी? अपन बोलते हैं सर 1,80,000 कर दीजिए, ठीक है। 1,80,000 का प्रॉफिट पिछले साल में अर्न किया है आपने। पार्टनर जो भी हैं डाइज ऑन 1 जुलाई ऑफ करेंट फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। ये बहुत ध्यान से देखना, इस फाइनेंशियल ईयर के 1 जुलाई को पार्टनर की मृत्यु हो गई। पिछले फाइनेंशियल ईयर में 1,80,000 का प्रॉफिट था, तो अब इसके लिए हम कंप्यूटेशन कैसे करते हैं? हम कहते हैं पिछले साल, तो हम यहां लिखेंगे डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर। डिसीज पार्टनर्स शेयर क्या हो गया सर? पिछले साल 1,80,000 था, कितने महीनों का था? पूरे साल का 12 महीने। अब इस साल कितने महीने हो गए हैं सर? इस साल हो गए हैं 3 महीने। अप्रैल में जून निकल चुका है, 1 जुलाई को मृत्यु हो रही है, तो 3 महीने में हम कितना प्रॉफिट कमा लेते? कितना प्रॉफिट कमा लेते? 1/4 यानी 45,000। सर 45,000 प्रॉफिट हमने कमा लिया होता, तो पार्टनर्स शेयर क्या हो गया? अगर हम मानते हैं 3 पार्टनर्स में इक्वल शेयर है 1:1, तो इन भाई साहब का शेयर 45,000 का 1/3 हो जाता है। 1/3 यानी इनकी मृत्यु तक अगर हम सेम रेट पे प्रॉफिट कमा रहे होते तो तकरीबन 15,000 इनका हिस्सा होता, क्योंकि हमने पूरे साल में 1,80,000 का प्रॉफिट कमाया पिछले साल। अगर वही रेट हम इस साल भी लेके चलें, ये सब कुछ एस्टिमेशन है। ये एस्टिमेशन कैसे होगा? ये पहले ही डीड में मेंशन्ड होगा कि भैया एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम ट्रीटमेंट इस तरीके से करेंगे, तो उस टाइम कोई भी पार्टनर फालतू का बवाल मत मचाना, कोई हंगामा नहीं, कोई शोर नहीं, कंडीशन तुम्हारे सामने है, इसी कंडीशन को मानते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कंडीशन क्या कही? पिछले साल प्रॉफिट कितना कमाया था? सर इतना कमाया था। इस साल डेथ कब हो रही है? जब भी हो रही है, तो हम ये मानते हैं पिछले साल की ही रेट इस साल भी चली आ रही थी, एटलीस्ट वही रेट चल रही थी, ऐसा कंसिडर करते हैं। हम क्या कहेंगे भाई, डेट ऑफ डेथ तक प्रॉफिट कितना हो जाना चाहिए था? 45,000। ये रहा, ये 45,000 क्या है सर? ये 45,000 है पार्टनर की डेथ तक हमारा प्रॉफिट कितना होता अगर सेम रेट माने पिछले साल की, तो उस रेट के हिसाब से पार्टनर का शेयर कितना आ जाना था, वो आ गया ये 15,000। तो ये 15,000 हम उन्हें कहेंगे कि ये लीजिए भाई साहब आपको आपका शेयर। उनको नहीं कहेंगे, ऑब्वियसली उनकी मृत्यु हो गई है, उनके बाद जो उनके लीगल एयर बचते हैं या जो एग्जीक्यूटर होते हैं उन्हें ये अमाउंट पकड़ा दिया जाएगा। अच्छा जी, अब टर्नओवर बेसिस पे, तो टर्नओवर क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं सेल्स टर्नओवर फॉर लास्ट FY। यहां पे मैं कहता हूं कितना है जी टर्नओवर? सर टर्नओवर था हमारा कितना, बोले बताओ, हाउ मच डू यू वांट द टर्नओवर टू बी? सर टर्नओवर मान लीजिए 2 लाख था, ज्यादा वो नहीं, कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी। प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट ड्यूरिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर रुपीस
40,000। ठीक है, तो 2 लाख हमारा टर्नओवर, 40,000 हमारा प्रॉफिट। मुझे बता दीजिए रेट क्या है, रेट ऑफ रिटर्न बोल लूं मैं, या प्रॉफिट या नेट प्रॉफिट रेशो अगर मैं बोलूं कितना आएगा। सर रेट आती है 40,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख इंटू 100 इज इक्वल्स टू माई नेट प्रॉफिट रेशो इज 20%, यानी जो भी सेल्स होती है उसका 20% मैं रेशो लेके चलता हूं प्रॉफिट का। तो अब मैं यहां लिखूं सेल्स अप टू डेट ऑफ डेथ, पार्टनर की मृत्यु तक अगर मैं सेल्स आपको बोल रहा हूं कितनी हुई हैं, मैं कहता हूं सर सेल्स हो गई हैं 1,10,000 रुपीस की, तो इस पे प्रॉफिट सेम रेट पे कितना होगा सर, प्रॉफिट होगा रुपीज 1,10,000 इंटू 20/100, कितना हो गया जी 11,000 इंटू 2 यानी रुपीज 22,000, प्रॉफिट तो इतना हुआ। ठीक है, अब प्रॉफिट अगर इतना है, मैं बोलता हूं उस पार्टनर का शेयर कितना है 1/4 के बेसिस पे अगर हम बोले तो डिसीज्ड पार्टनर्स शेयर, अगर उसका शेयर 1/4 है तो उसे मिलेंगे 22,000 में 1/4 यानी रुपीज 5,500। तो 5,500 रुपए हम दे देंगे डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, समझे आप। तो प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ निकालने के हमारे पास हैं 2 तरीके, या तो टाइम बेसिस पे या अपने टर्नओवर बेसिस पे। अब गौर फरमाइएगा, इन दोनों बेसिस में आपको यह चीज कही जा सकती है कि पिछले साल जो प्रॉफिट हुआ है इस साल उससे 10% ऊपर होने की संभावना है। तो करना क्या है, यहां पे अगर बोला 10% ऊपर, पिछले साल कितना था 180 का प्रॉफिट था, उससे 10% बढ़ा देना, 18,000 इंक्रीज हो जाएगा। ये कैलकुलेशन सारी 198 के हिसाब से हो जाएगी। ठीक है, वैसे ही यहां पे आपने बोला 20% प्रॉफिट है, 20% का 10% हो गया 2%, मतलब 40,000 आ रहा था उसका 10% बढ़ेगा, यानी 44,000 हो जाएगा अभी तक का प्रॉफिट। तो वो 44,000 मान के आप क्या करोगे, द रेट बिकम्स 22%, तो वही 22% हम यहां एप्लीकेबल कर देंगे और उस हिसाब से ये कैलकुलेशन नीचे बदल जाती। ठीक है, तो इतना सा फर्क है, ज्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है। आंसर विल ऑलवेज बी कैलकुलेटेड इन दिस मैनर ओनली। बस आपको कंडीशन ऐसी दी जा सकती है कि भाई इस साल जितना इस टाइम पीरियड में होती सेल्स उससे थोड़ी 10% ऊपर हो गई, 20% ऊपर हो गई, वो आपके सामने केस कैसा भी रख सकते हैं। आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, आपको सिर्फ वर्डिंग्स पे ध्यान देना है और अकॉर्डिंगली कैलकुलेशन कर लेना है। कैलकुलेशन प्रोसेस इज द सेम दैट आई हैव शोन यू राइट नाउ। आगे बढ़ते हैं, हम बात करें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टिल द डेट ऑफ डेथ। यहां पे किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन है क्या, किसी को भी? साल की शुरू में कैपिटल है, वैसे भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकलता है ओपनिंग कैपिटल पे, IOC। अरे एक मिनट, IOC is calculated on, you guys know, आप अच्छे से जानते हैं ओपनिंग कैपिटल पे निकलता है IOC। तो करना क्या है आपको IOC निकालना होगा टिल द डेट ऑफ डेथ। फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग कैपिटल क्या है सर, ओपनिंग कैपिटल दे रखी है रुपीज 2,50,000, IOC is equals to 10%, and date of death, when did the partner die? First, क्या बोले, 1 अक्टूबर, तो आधे साल का लग जाएगा। तो आप क्या बोलेंगे, IOC टिल डेट ऑफ डेथ कैसे निकालें, IOC टिल डेट ऑफ डेथ वुड बी रुपीज 2,50,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12, क्योंकि सितंबर तक 1,250 रुपए, सीधा सीधा
1250 रुपए का इंटरेस्ट वो और ऐड कर देना कैपिटल में, तो वो और हो जाएगा अमाउंट जो हमें उन्हें देना होगा। देन आगे आता है हमारा ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। सेम चीज, द ड्रॉइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट, विल बी एडजस्टेड अगेंस्ट द डिसीज्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सिंपल सी बात है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें। तो ड्राइंग्स किस अकाउंट के अगेंस्ट एडजस्ट होती है? कैपिटल अकाउंट के अगेंस्ट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्या करोगे? ड्राइंग्स प्लस द इंटरेस्ट देयर ऑन ऐड कर देंगे और पार्टनर की कैपिटल में हम कम करके दिखा देंगे। यानी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड, राइट? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ड्राइंग्स एंड टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, दोनों हम उसके डेबिट साइड पे दिखा देते हैं, कैपिटल कम हो जाएगी। अकॉर्डिंगली हमें फिर पता चल जाएगा कि इन भाई साहब का टोटल बैलेंस आ क्या रहा है। ठीक है, अब यहां तक अपन ने देख लिया बहुत अच्छे से, यहां तक वी हैव सीन एवरीथिंग। ड्राइंग्स देख लिया, उसके बाद क्या रह जाता है? सैलरी, कमीशन, बोनस टिल डेट ऑफ डेथ क्या करोगे? विल बी credited to the deceased partners कैपिटल अकाउंट। खत्म बात, कुछ नहीं, सोचने की बात ही नहीं है। काम किया है, सैलरी मिलनी चाहिए थी, कोई बोनस उनको मिलना चाहिए था, कोई सेल्स उन्होंने अचीव करके दी थी, उसके अगेंस्ट कमीशन मिलना चाहिए था। एवरीथिंग विल बी क्या किया जाएगा? क्रेडिटेड टू हिज कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल ट्रीटमेंट्स चैप्टर नंबर 1 में सारे ट्रीटमेंट पड़े हुए हैं, इनमें से कोई ट्रीटमेंट ऐसा नहीं है जो हमें अलग से सोचना पड़े। जो ट्रीटमेंट था दैट वाज शेयर ऑफ प्रॉफिट टिल द डेट ऑफ डेथ, ये मैंने आपको बता दिया। वो दो तरीके से हो सकता है, या तो टाइम बेसिस पे या अपने टर्नओवर बेसिस पे, जैसा भी केस हो हमें वो ट्रीटमेंट करके आ जाना है। ठीक है, अब यहां तक जब आपने कर दिया है तो बन चुका है आपका पूरा कैपिटल अकाउंट। फिर क्या करना है? अब सबसे पहले समझना, यहां पे होगा आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, डिसीज पार्टनर का ही बना रहा हूं, एक ही पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बात करते हैं हम। सबसे पहले हम क्या कहेंगे सर? उसका ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे। ठीक है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन वॉट एवर द ओपनिंग बैलेंस इज। ठीक, ये हमारा क्या साइड है? ये सर क्रेडिट साइड है, ये हमारा डेबिट साइड है। ठीक है, ये कर दिया आपने। उसके बाद हम क्या करते जाएं सर? गुडविल का ट्रीटमेंट। गुडविल के ट्रीटमेंट में क्या आ जाएगा? बाय कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ठीक है, ये क्या है? गुडविल हो गया। फिर सर रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये आ गया। अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं बाय अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स अकाउंट, ये आ गया। ठीक है, और क्या क्या बोला अभी अपन ने? और क्या क्या मिलेगा भैया इसको? अक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स मिल गए, रिवैल्यूएशन हो गया, ये हो गया। सर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, हम वो आइटम्स लिख रहे हैं जिनसे कैपिटल इंक्रीज हो रही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट, ये आ गया सर। और क्या होगा सर? सैलरी, कमीशन, बोनस बाय सैलरी, कमीशन, ये आ गया। ठीक, अब इधर की साइड आ जाते हैं। इधर की साइड पे क्या क्या आ गए सर? जो भी हमारे लॉसेस होंगे ना, वो हम इधर दिखा सकते हैं। तो लॉसेस में कोई बड़ी बात नहीं है। पहला आपका रिवैल्यूएशन भी हो सकता है, रिवैल्यूएशन हो सकता है लॉस हो, तो हम यहां पे रिवैल्यूएशन अकाउंट लिख देते हैं अगर वो लॉस है तो। ठीक है, होगी बात।
हम यहां क्या लिख सकते हैं, लेट मी जस्ट चेंज द कलर ऑफ द इंक, ये मैं बता देता हूं, ये लॉस है और ये क्या है, अरे ये क्या हुआ, ये क्या है, ये गुडविल है। तो यहां अगर आ रहा है प्रॉफिट है, यहां मैं लॉस लिख के बता देता हूं तो आप अपने आप समझ जाना कि हाँ सर ये आपने लॉस के बारे में बताया। 2 यहां अक्यूमुलेटेड लॉसेस ही लिखूंगा मैं, ये भी आ गया सर, ठीक है। और क्या हो सकता है, गुडविल हो सकती है, अगर गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है बुक्स में तो वो भी आ सकती है यहां पे, टू गुडविल अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द बुक्स, हो गया। एंड व्हाट एल्स डू वी हैव, टू ड्रॉइंग्स, करेक्ट, यस सर, ड्रॉइंग्स भी होगी, कैपिटल कम करने का ही काम करती है। एंड वी हैव टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, सब आ गए सर, सारी चीजें आपने मेंशन करवा दी यहां पे। अब बात क्या आती है, अब बात आएगी कि इसका कुछ तो होगा सर, क्लोजिंग बैलेंस, दैट वुड बी द क्रेडिट बैलेंस। बिल्कुल सही जवाब है, क्लोजिंग बैलेंस होना तो है, लेकिन ये क्लोजिंग बैलेंस अब जाएगा कहां, ये जाएगा टू, ये अब यहां बैलेंस नहीं दिखाएंगे हम, यहां से टू डिसीज्ड पार्टनर्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, यहां ट्रांसफर कर देते हैं। सर ये भाई साहब कौन है, हु इज एन एग्जीक्यूटर, एग्जीक्यूटर होता है वो बंदा जिसे जिम्मेदारी दी जा रही है कि भाई साहब ऐसा है, अब ये तो गए, जो शख्स थे हमारे पार्टनरशिप में, फर्म में जो पार्टनर थे वो तो गए, अब इनकी जो भी बाकी बची खुची जो जमा पूंजी है, संपत्ति है, ये अब हम आपको दे रहे हैं, आप इससे जो भी चाहे करें। So we are handing this over to you, we are handing all this amount and all this account to you, you decide what needs to be done। लीगल एयर हो सकते हैं, लॉयर हो सकते हैं, ये एग्जीक्यूटर का एसेंशियली सिर्फ इतना सा मतलब है कि भाई ये सारा कंप्लीट करना है, क्लोज करना है। द अकाउंट ऑफ दिस पार्टनर, द डिसीज पार्टनर्स अकाउंट नाउ नीड्स टू बी क्लोज्ड इन द बुक्स ऑफ द फर्म। तो हम कर रहे हैं आपको ये अमाउंट ट्रांसफर। अब एग्जीक्यूटर अकाउंट के साथ अगेन द सेम थिंग, एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, वही दो ट्रीटमेंट जो हमने पीछे रिटायरिंग पार्टनर के देखे थे, क्या क्या, पेड इन फुल या फिर पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, पेड इन फुल एंड पेड इन इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। अब पेड इन फुल होगा, पेड इन इंस्टॉलमेंट, पेड इन फुल में तो झंझट ही नहीं है, पूरा पूरा पैसा दे दिया। पेड इन इंस्टॉलमेंट अगेन द सेम थिंग, जैसा हमने पीछे देखा था, हम क्या कर रहे थे, रिटायरिंग पार्टनर को जब हमने उसको पार्टनर्स लोन अकाउंट मानते हुए कर दिया, तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में भी हम वैसा ही ट्रीटमेंट देखेंगे। बस यहां पे फर्क थोड़ा सा ये हो जाता है कि इसके बारे में डीड में मेंशन्ड होता है कि इन केस ऑफ डेथ ऐसा किया जाएगा, अगर इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हैं तो उस पर इंटरेस्ट भी होगा, अदरवाइज वही बात, इंटरेस्ट नहीं है तो इट वुड बी ट्रीटेड एट 6% ऑफ इंटरेस्ट कंसिडरिंग दिस एज अ लोन, क्योंकि ये आपका पैसा किसी डिसीज पार्टनर का पैसा है। इसके पीछे का लॉजिक समझिएगा, इसके पीछे का लॉजिक ये है कि भैया जिस बंदे की बात हो रही है दैट पर्सन इज नो मोर विथ अस, समझे, दैट पर्टिकुलर पर्सन इज नो मोर विथ अस, जिसका मतलब क्या हुआ, He is no more with his family also, हमारे साथ तो नहीं है, सही बात है, फैमिली के पास भी तो नहीं है ये भाई। अब तो इनकी फैमिली को भी एक बहुत बड़ा मेजर इनकम या रेवेन्यू का लॉस हुआ है ना, अर्निंग जो बंदे थे, द पर्सन हु वाज अर्निंग, उनकी डेथ हो गई है, तो उनकी डेथ होने की वजह से द फैमिली इज ऑल्सो इन मोर्निंग, द फैमिली इज ऑल्सो सफरिंग फ्रॉम अ लॉस। तो ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट इज ड्यू टू द फैमिली, उस फैमिली को देना है, उनके जो पीछे लीगल एयर बचे हैं, जो सर्वाइवर्स हैं, उनकी मदद के लिए है ये अमाउंट। तो उनकी मदद के लिए दिए जाने वाले इस अमाउंट पे डेफिनेटली एक इंटरेस्ट वाला कॉन्सेप्ट हम इंट्रोड्यूस करते हैं। वही चीज इंस्टॉलमेंट में दे रहे हो तो 6% इंटरेस्ट, यानी विल ट्रीट इट एज अ लोन एंड इट विल बी प्रोवाइडेड 6% इंटरेस्ट मिनिमम।
अगर डीड में उससे ऊपर लिखा हुआ है तो हम उससे ऊपर का भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए, तो इसी के साथ बहुत बहुत बधाई आप सभी को। क्यों? क्योंकि अपनी पार्टनरशिप की जो ये गाथा चली आई थी, उस पार्टनरशिप की गाथा में आप लोगों ने अभी अभी चेक कर लिया है क्या क्या आप लोग देख चुके थे। फंडामेंटल्स आपने देखा, हमने कहानी आगे बढ़ाई थी अपनी कि 3 दोस्त थे स्कूल के पुराने यार जिन्होंने सोचा बिजनेस करना है। उन 3 दोस्तों ने जैसे ही सोचा हम उनके पास ले आए, ये लो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। 3 दोस्तों की पार्टनरशिप आगे बढ़ी, उन्हें लगा कि यार 3 नहीं, एक और बंदा चाहिए पड़ेगा। उन्होंने एक चौथे दोस्त को साथ मिला लिया, हम ले आए आपके लिए एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। कुछ अरसे बाद हमने बात करी, जब उम्र का तकाजा होने लगा और ये बात आई कि यार अब बहुत हुआ, हम में से एक ये बोलता है, 4 में से एक ने कहा कि भाई अब मैं चलना चाहूंगा, घर पे विराम करना चाहूंगा। हमने उन्हें कहा जा सिमरन जा, जी ले तेरी जिंदगी, और हमने कर दिया था रिटायरमेंट। बाकी बचे पार्टनर्स में से एक की दुर्भाग्यवश हो गई मृत्यु। तो हमने डेथ के सारे ट्रीटमेंट देखे और उसके बाद उनके एग्जीक्यूटर अकाउंट को क्रिएट कर दिया, सारा अमाउंट उस एक अकाउंट की तरफ क्रेडिट करके दिखा दिया और बोला कि भैया ऐसा है, आपको ये पेमेंट कर दिया जाएगा। अब 4 में से एक दोस्त रिटायर हो चुके हैं, एक की मृत्यु हो गई है, तो बाकी बचे 2 दोस्तों का अब मन नहीं लग रहा। उनका ये स्थिति हो रही है कि यार बस छोड़ो, अब जाने दो। और उसी स्थिति के चलते उन्होंने क्या डिसाइड किया कि यार अब इस फर्म को कर देते हैं बंद। जहां पे आता है आपका चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम होगा डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। तो दिल थाम के बैठिएगा, बहुत जल्द ही डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म का भी 1 शॉट लेके आने वाले हैं हम लोग। तब तक के लिए अभी तक के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। मिलेंगे आप लोगों से बहुत ही जल्द अपने अगले सेशन के साथ विद द 1 शॉट ऑफ चैप्टर नंबर 5, यानी पार्टनरशिप का अंत, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप। चलिए, अभी चलते चलते थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है जो आप लोगों तक पहुंचानी है। तो उस इंफॉर्मेशन में बात ये आती है कि क्या, सबसे पहली बात, हमारा ऐप अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पे। तो जाइएगा प्ले स्टोर पे, सर्च कीजिएगा फॉर इजीली, EAZILY, एंड देन प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे ऐप। उसके बाद जब आप ऐप ओपन करते हैं तो आपसे पूछा जाएगा, अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं, यू विल बी आस्क्ड फॉर योर मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर डाल के उसमें सीधे सीधे क्रिएट न्यू अकाउंट पर क्लिक कीजिएगा, आपके पास आएगी हमारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग स्क्रीन। बेसिक इंफॉर्मेशन है, ज्यादा कुछ डिटेल नहीं पूछ रहे, बस एक चीज जरूर बताइएगा, वो है आपकी लोकेशन। लोकेशन डिवाइस का हमेशा ऑन रखिए, क्योंकि लोकेशन के बेसिस पे ही हम आप तक पहुंचा पाएंगे आपका 6 डिजिट का OTP। लोकेशन अगर ऑटो डिटेक्ट नहीं कर रहा है तो घबराइए मत, आप लोकेशन टाइप करके भी बता सकते हैं। उसके बाद आप मंगवाएं हमसे 6 डिजिट का OTP और उसे कर दीजिए वेरीफाई। वेरीफाई करते ही आप चले आते हैं हमारी कोर्स सिलेक्शन स्क्रीन पे। यहां आपको बता देना है कि आप हैं क्लास 11th एंड 12th के स्टूडेंट्स। ऑब्वियसली क्लास 12th के स्टूडेंट्स हैं, तभी हमारे साथ यहां 1 शॉट पे जुड़े हैं। तो क्लास 12th के स्टूडेंट्स सेलेक्ट करके यहां पे सेलेक्ट कर लेंगे सर शिखर 2.0 बैच, शिखर विच इज स्पेशली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स, शिखर 2.0 बैच। और उसके आगे नेक्स्ट पे क्लिक करते ही आ जाते हैं आप लास्ट सेटअप विजार्ड स्क्रीन पे, जहां आपको बता देना है क्लास 11th या क्लास 12th। जैसे शिखर सेलेक्ट करेंगे, यहां ऑप्शन क्लास 12th का आएगा, आप क्लास 12th पे टिक कर दीजिएगा, आप आ जाते हैं अपनी यूजर वेलकम स्क्रीन पे। नाउ योर यूजर वेलकम स्क्रीन या यूजर प्रोफाइल स्क्रीन जो आपके सामने है, यहां आप देख सकते हैं 4 सब्जेक्ट्स हैं, कोर सब्जेक्ट्स ऑफ कॉमर्स। 4 सब्जेक्ट इंडिविजुअली सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरी बात मानिए तो पूरा का पूरा कॉमर्स ट्रैक कार्ट में डाल दीजिएगा। 8999 की वैल्यू का 8999 की वैल्यू का कॉमर्स ट्रैक है हमारा, पर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चेकआउट के टाइम पे आपको सिर्फ अप्लाई करना है हमारा कूपन कोड फ्रीजिली, दैट इज FREEEAZILY। और जैसे ही ये कूपन कोड आप अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे एक चमत्कार, 8999 का जो ये वैल्यू आपके सामने दिख रहा है वो हो जाता है एकदम गोल्ड, यानी 0। सो दैट इज अ स्पेशल गिफ्ट फ्रॉम अस टू ईच एंड एवरी सिंगल वन ऑफ यू। जस्ट मेक श्योर दैट यू यूज द कूपन फ्रीजिली एट द टाइम ऑफ चेकआउट, ठीक है। चलिए, तो मिलेंगे आप लोगों से ऐप पे भी और यूट्यूब पे भी, दोनों जगह। ऐप पे क्यों? क्योंकि ऐप पे बहुत सारे और इंटरेस्टिंग फीचर्स हैं। जैसे ही आप ऐप चेक करेंगे आपको पता भी चलेगा, देयर इज अ लाइव डाउट सॉल्विंग फीचर। आप पढ़ते पढ़ते किसी दुविधा में फंस गए हैं, करना कुछ नहीं है, उस डाउट की फटाफट से पिक्चर क्लिक कीजिए और
ऐप के ही डाउट सेक्शन में आप उसको पोस्ट कर सकते हैं। आपके डाउट्स बहुत ही जल्द आपके लिए सॉल्व करवा दिए जाएंगे। यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट। साथ ही साथ एक चीज और जो बताना चाहूंगा वो ये है कि वी आर अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स इजीली। हम क्लासेस रेगुलरली लेके आ रहे हैं, लाइव सेशंस every day at 8 p.m. for class 11th and 7 p.m. for our class 12th classes। यानी कि उदय 2.0 का बैच हमारा रोज शाम 8 बजे से चलता है और शिखर 2.0 क्लास 12th के लिए हमारा बैच चलता है हर दिन शाम 7 बजे। टाइम टेबल आपके सामने है, चाहे तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। साथ ही साथ चलते चलते इस कारवां को अंत करने का समय आ गया। तो एंडिंग में मैं सबसे पहले कहना चाहूंगा अपने हर स्टूडेंट को, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर वंडरफुल इजीली फैमिली। इट इज वंडरफुल बिकॉज ऑफ ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। और एक बात जरूर भाई, अब डिसोल्यूशन वन शॉट करना है, उससे पहले यहां तक के सारे कॉन्सेप्ट्स एक बार रिवाइज कर लेना, प्रैक्टिस कर लेना, और ये सब कुछ करना अपनी प्यारी सी मुस्कान के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में और जानने के लिए आप ये QR कोड स्कैन कर सकते हैं। And remember, we are also available on Telegram। हमारा चैनल है टेलीग्राम पे कॉमर्स इजीली। वहां भी आप हमसे जुड़ के आपकी दुविधाएं, आपकी परेशानियां, आपकी कोई भी मन की बात हम तक पहुंचा सकते हैं। साथ ही साथ हम व्हाट्सएप चैनल पे भी अवेलेबल हैं। व्हाट्सएप पे हमारे चैनल का नाम है इजीली लर्न विद अ स्माइल। सो डू मेक श्योर टू चेक अस आउट। ऑलराइट, चलिए तो इस सिलसिले को अभी के लिए यहीं रोकते हुए, बहुत जल्दी ये प्रॉमिस करते हुए कि आपके लिए अगले चैप्टर का वन शॉट लेके आएंगे। मिलता हूं आप लोगों से अपने अगले सेशन में। तब तक के लिए करना क्या है, ध्यान रखना है अपना, अपनों का और अपनी सेहत का। दिस इज मी, योर अकाउंटेंसी मेंटर, साइनिंग ऑफ एंड सेइंग बाय बाय, टाटा एंड लव यू ऑल।